दोस्तों मैंने ये पिछले महीने नई ब्रांड न्यू i10 नियोस ली थी सीएनजी और ये लगभग 1400 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके फ़ायदे नुकसान, ये कैसी रही मेरे लिए। और मैंने मारुति की सीएनजी की गाड़ियाँ देखी थी और उसके मुकाबले मैंने इसे लेना क्यों पसंद किया ये भी बताऊँगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे इसका फ्रंट से ही लुक काफ़ी पसंद आया था। काफ़ी ब्रॉड सी ये देखने में लगती है। इसकी ग्रिल और ये DRL ये जो ग्रिल के साथ लगी हुई है ये काफ़ी अच्छी और रात को तो बहुत अच्छी लगती है। आपको दिखाऊंगा कभी आगे वीडियो में। इसके साथ ये इसके हेडलैम्प का लुक मुझे काफ़ी पसंद आया। साइड में आपको इसमें इंडिकेटर साइड में मिलते हैं और आपको साइड मिरर मिल जाते हैं आपके बॉडी कलर के ही। बैक में है पार्किंग सेंसर। मैग्ना मॉडल में बैक कैमरा नहीं आता है और यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं आता मैग्ना मॉडल में। बाकी जो दूसरे मॉडल है उनमें इधर लिखा आता है स्पोर्ट्स होगा या एक्स्ट्रा होगा। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में मुझे काफ़ी इसका सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो कलर कॉम्बिनेशन ही मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका ब्लैक और लाइट ग्रे में जो दिया गया है उससे ये गाड़ी में ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा बड़ी इसको महसूस कर सकते हैं आप। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में इसके सेफ्टी फीचर की। इसमें दिए गए हैं डुअल एयरबैग, ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए इसमें दोनों एयरबैग दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको अलार्म दिया गया है सीट बेल्ट के लिए और आपको रियर जो पार्किंग सेंसर भी इसमें दिए गए हैं जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की तो इसमें चारों विंडो पावर विंडो है, ये अच्छी बात है। लोअर वेरिएंट होने के बावजूद भी चारों विंडो पावर विंडो दिए गए हैं जिनका कंट्रोल जो ये डोर है ड्राइवर साइड का उसमें मिल जाता है आपको पूरा कंट्रोल। आप जो रियर व्यू मिरर है उसका कंट्रोल भी उसको भी एडजस्ट आप अंदर से ही कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा खोलने के लिए इसको बाहर से ही जाना पड़ेगा। फिर आते हैं इसके स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग को आप इसकी अच्छी बात यह है कि स्टीयरिंग को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा सीट भी इसमें आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये इसकी अच्छी बात है। इसके स्टीयरिंग में ही आपको अपना म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के बटन और फ़ोन को पिकअप और काटने के भी इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। और बात करें अगर इसके मीटर कंसोल की तो ये आपको डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर आपको एक मिलता है। मैं इसको आपको चलाकर दिखाता हूँ। बीच में आपको ये स्पीड का भी एनुअल है और ये RPM का भी एनालॉग, लेकिन बीच में आपको कितना किलोमीटर आप जा चुके हैं, माइलेज कितना ये प्रोवाइड करा रही है, फ्यूल कितना है, ये सब आपको डिजिटल दिखाई देगा। कुछ ट्रिप का इसमें दिया गया है, कुछ वार्निंग इंडिकेटर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इसके AC की तो AC इसमें आपको मिलेगा मैनुअल, आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई इसमें डिजिटल नहीं है। इसके अलावा आपको म्यूजिक सिस्टम भी बिना टच स्क्रीन का मिलता है, लेकिन साउंड इसका अच्छा है मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं लगभग इसको 1400 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसके अलावा एक इसका स्पेस देख लेते हैं थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसकी चारों विंडो में स्पीकर दिए गए हैं और चारों विंडो में आपको स्पेस दिया गया है बोतल के लिए, पीछे भी और आगे भी। अगर मैं इसके पीछे की बात करूं तो इसको काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है और स्पेस पैरों के बीच में काफ़ी है। तो स्पेस के मामले में तो ये पूरे नंबर लेती है भाई साहब। अगर आप किसी भी हैचबैक गाड़ी के बारे में बात करो तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें महसूस होता है और 3 आदमी भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी जो एक खास बात मुझे लगी, इसके जो डोर्स हैं उसका इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये वाला पोर्शन इसका हैंड रेस्ट सा महसूस होता है जो काफ़ी अच्छा है। और ऊपर से भी आदमी खुलकर बैठ सकता है, नैरो नहीं होना पड़ता उसको। तो 3 आदमी अगर बैठते हैं तो उसके लिए भी इनफ स्पेस है। और इसके एक जो इसमें डुअल AC का प्रोविज़न दिया गया है, पीछे भी AC है, इससे गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है और सुविधा रहती है। और इसमें जो ऊपर लाइट दी गई है वो बीच में दी गई है, फ्रंट की तरफ कोई नहीं है। फ्रंट की तरफ एक ये माइक दिया गया है, जब आप फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अब आप बात कर रहे हैं तो एक ये माइक है।
इससे इसके जरिए आप बात कर सकते हैं। तो सीट का कलर है वो भी लाइट ग्रे रखा गया है और मुझे लगता है उसी की वजह से इसमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। खिड़कियाँ काफ़ी लंबी है, इसके अलावा ये भी एक्स्ट्रा है तो आदमी जब विजिबिलिटी उसकी बाहर देखने के लिए बहुत अच्छी इसमें बनती है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, जो कि है 0। सीएनजी सिलेंडर आने के बाद इसमें जगह नहीं बचती दोस्तों, बिल्कुल भी। ये देखो मेरा सिलेंडर आया हुआ है, इसके बाद इसमें बहुत कम जगह है, आप छोटे मोटे बैग रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते। हालांकि ये इसी गाड़ी के साथ नहीं, सभी गाड़ियों के साथ ऐसा ही है। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस मॉडल में, मैग्ना मॉडल में और स्पोर्ट्स मॉडल में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि 80-90 हज़ार रुपये का फ़र्क है। वो 80,000-90 हज़ार रुपये ज़्यादा है, जो मेरे पास नहीं थे तो मैंने यही ले ली। और छोटे छोटे चेंज हैं जो आपको थोड़ी सी लग्जरी फील देते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप गाड़ी लेने से पहले उनको जान लें और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सब फ्रंट में अगर देखेंगे तो सबसे पहला फ़र्क है इसके फॉग लैंप का। इस मैग्ना मॉडल में फॉग लैंप नहीं आते, स्पोर्ट्स में फॉग लैंप आते हैं, जो एक अच्छी बात है। साइड इंडिकेटर इधर लगे हुए हैं बॉडी के साथ और उधर उस स्पोर्ट्स मॉडल में आते हैं इसके मिरर के साथ, जो कि एक और अच्छी बात है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पोर्ट्स मॉडल में अगर टायर की बात करूं तो इसमें नॉर्मल व्हील दिए गए हैं, उसमें एलॉय व्हील दिए गए हैं, जो एक और अच्छी बात है, आपको फीलिंग लग्जरी फील देते हैं। इसमें अगर मैग्ना की बात करूं तो इसमें केवल पार्किंग सेंसर है और स्पोर्ट्स मॉडल में पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको मिल जाता है पार्किंग कैमरा, जो कि इसमें नहीं है। इसके बाद आपको जो इसका पीछे का ग्लास है, स्पोर्ट्स मॉडल में डिफ्रोस्ट मिल जाता है और विद वाइपर, इसमें आपको सिंपल ग्लास मिलता है। और एक चेंज हो रहा है इसके एंटीना में, इसमें आपको मिलता है ये बड़ा सा एंटीना मैग्ना में, और स्पोर्ट्स में मिलता है आपको छोटा सा शार्क शेप में बना हुआ एक एंटीना। सबसे पहले तो अगर मैं इसके डोर की बात करूं तो यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलती है आपको स्पोर्ट्स मॉडल में, ये आपको क्रोम मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा रियर मिरर का अंदर से ही। इसमें आपको थोड़ा सा अगर इसको पूरा खोलना है तो इसको अपने हाथ से करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से, लेकिन उसमें फुल्ली कंट्रोल मिलेगा आपको अंदर से ही। इसके अलावा चेंज मिलेगा उसके आपको म्यूजिक सिस्टम में, वो मिलेगा आपको टच स्क्रीन, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको जो ये गियर लीवर है ये चेंज मिलेगा, वो थोड़ा सा और फैंसी मिलेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं अब आपसे बात करता हूँ इसके माइलेज के बारे में, ये कितना देती है सीएनजी पर और कैसी रहती है पेट्रोल पर, वो मैं आपसे बताता हूँ। दोस्तों अगर बात करूँ इसके इंजन की तो इंजन इसका 1200 सीसी का है, जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। और सीएनजी पर ये हाईवे पर तो मुझे लगभग 30 का इसने माइलेज दिया है। और इसके अलावा अगर मैं सिटी में हूँ तो ये 24, 25, 26 ऐसा कुछ माइलेज इसका रहता है। अगर ओवरऑल देखो तो 28 का इसका माइलेज सीएनजी पर रहता है, जो कि एक 1200 सीसी होने के बावजूद बहुत अच्छा माइलेज है। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो ये लगभग 18 के आसपास ये रहती है, हाईवे और सिटी को मिक्स करके अगर मैं देखूं तो ये 18 के आसपास रहती है। और सीएनजी में इसकी खास बात यही है कि मुझे कभी भी एसी वेसी चलाते हुए इसकी पावर कम महसूस नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा था पहले कि मैंने मारुति की सीएनजी गाड़ियाँ छोड़कर हुंडई i10 को क्यों लिया, क्योंकि मैं मारुति की गाड़ी, जब मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था और खासकर मैं मुझे लेनी ही सीएनजी थी, क्योंकि रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है रोजाना की और सीएनजी में थोड़ा बचत होती है पैसे की, जाहिर सी बात है। तो मैं गया मारुति की गाड़ियाँ देखने और मुझे उसका इंटीरियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये डैशबोर्ड इतना हल्का उसमें लगा हुआ था कि आप देखकर गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगी। अगर आप 5-6 लाख रुपए किसी गाड़ी पर खर्च करते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगे यार मैंने क्या ले लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको खून जलाने के अलावा ना कुछ नहीं होगा, मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा।
तो इसलिए फिर मैंने हुंडई की गाड़ी देखने गया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये थोड़ी बड़ी भी थी उनसे, इसमें स्पेस भी ज़्यादा था। और वैगन आर में तो जो सीएनजी का वेरिएंट आ रहा था उसमें तो पीछे पावर विंडो भी नहीं है, बिल्कुल ही बेस मॉडल में वो आ रही थी, कोई फीचर उसमें नहीं था, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी। तो इसलिए मैंने मारुति की फिर मैंने सेलेरियो देखी, उसका इंटीरियर इतना बेहद खराब, आप उसके अगर डोर्स की प्लास्टिक की क्वालिटी भी देखेंगे ना तो इतनी खराब कि आपको गुस्सा आएगा देखने के बाद। अब लोग लेते हैं पता नहीं क्यों, और उसको तो सेफ्टी के मामले में 0 भी मिलते हैं। हालांकि अभी मैं बड़ा दुखी हुआ, अभी जो सेफ्टी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड लेवल पे जो होता है उसमें इसको भी केवल 2 स्टार मिले हैं। मैं इसको सोचता था कि कम से कम ये 3-4 स्टार तो मिलेंगे इसको, लेकिन केवल 2 स्टार इसको मिले हैं। और मैं आपको ऐसे खराब रोड पर लेकर इसलिए आया हूँ कि मैं आपको बताने वाला था इसके सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों इसका सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये और बेहतर हुंडई को i10 में बनाना चाहिए था। इसका सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है, पीछे भी और आगे भी अगर थोड़े से भी ज़्यादा गड्ढे हैं ना, थोड़े से बड़े गड्ढे हैं तो ये नीचे से लगती है। और फिर आपको ये देखो, मैं इसीलिए आपको ऑफ रोड थोड़ा सा लेके आया हूँ, फिर वापस से चलते हैं रोड पर। हालांकि दोस्तों कीमत के मामले में ये मारुति की स्विफ्ट के बराबर पड़ती है, लगभग 7.5 लाख रुपए की मुझे ये यूपी में पड़ी है, गाजियाबाद में। लेकिन स्विफ्ट से भी ये बेहतर इंटीरियर भी प्रोवाइड करा रही है और मुझे सब कुछ अच्छा लगा इसमें स्विफ्ट के मुकाबले। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में कुछ आपको जानना हो, मेरी कुछ आपको राय चाहिए हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।